तो स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के ब्रह्मास्त्र के एसएक्यू के नए वीडियो सीरीज के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एसएक्यू के 2 वीडियो सीरीज को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 50-50 करके 2 बार वीडियोस को देखा और समझा है। आपके उस पर बहुत अच्छे रिप्लाईज के कारण हम बहुत जल्दी इस वीडियो को लेकर आए हैं और हम आशा करते हैं कि आपके आने वाले माध्यमिक 2023 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, इस आपके लिए जो हम प्रयास करें, इसमें से आपको बहुत से क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना समय को गवाए हम लोग आते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और आज के ये वीडियो सीरीज शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो सीरीज है तीसरा नंबर होगा और इसके पहले जो वीडियोस को मैंने बताया था, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और या ऊपर दिए गए आई आइकन पे आपको क्लिक करने से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से अपने कॉपी कलम को निकाल लीजिए और शुरू कीजिए आज की इस वीडियो को, जहां हम लोग नए नए क्वेश्चंस को समझेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप उसको रिवाइज कीजिए, नहीं याद है तो उसको कॉपी में नोट करके जल्दी से उसको नोट कर लीजिए और दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये माध्यमिक 2023 के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला वीडियो है इस पार्ट 3 का, वो है कश्मीर की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट लेक ऑफ कश्मीर। कश्मीर का एक झील है, उस झील का जो पानी है वो भी हम लोग जानते हैं कि सबसे क्या उस झील जो है, झील की साइज सबसे बड़ी है, पूरे कश्मीर में सबसे बड़ी है, तो उस झील का नाम है वुलर झील। ठीक है, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। शोक मतलब होता है दुख। विच रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बिहार। मतलब बिहार में अक्सर बाढ़ लाया करती है नदी, जिसके कारण से इसे बिहार का दुख कहा जाता है। तो इस नदी को हम लोग कोसी नदी के नाम से जानते हैं। और आपके लिए मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर बच्चों ने जवाब दिया था। और हाँ, इसका आंसर मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, ये शोक वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दक्कन के पठार की एक पश्चिमी वाहिनी नदी का नाम लिखिए। नेम वन वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो वहां जो आंसर होगा वो होगा नर्मदा और ताप्ती। ये दक्कन प्लेट्यू से होकर जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख नगर का नाम लिखिए। नेम एन इंपॉर्टेंट सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित एक नगर का नाम पूछा गया, उस नगर का नाम है गुवाहाटी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, गुवाहाटी के नाम से उसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस नदी के तट पर गुवाहाटी नगर स्थित है। बाई द साइड ऑफ विच रिवर इज द सिटी गुवाहाटी सिचुएटेड। तो गुवाहाटी अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था, आंसर होगा हमारा गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से कमेंट करके हमें ये भी बता दीजिए कि गुवाहाटी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है। सिंचाई नहर कौन सी सबसे लंबी, वो भी। विच ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में भी आता है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर राजस्थान नहर। राजस्थान में लूनी नदी के जरिए एक नहर बनाई गई है। ठीक है, उस नहर की लंबाई सबसे अधिक है जिससे सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑन विच रिवर इज शिव समुद्रम वाटरफॉल लोकेटेड। तो हमारा आंसर होगा कावेरी नदी पर। या कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कावेरी नदी के ऊपर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो आंसर होगा हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात, मतलब झरना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जा रहा है। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात। इसको जोग भी कहा जाता है और कभी कभी गिरी सप्पा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जल संभार प्रबंध से संबंधित नीरू भीरू कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस राज्य में हुआ। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया नीरू भीरू प्रोग्राम रिलेटेड टू वाटरशेड मैनेजमेंट इज इम्प्लीमेंटेड। तो आंसर होगा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नीरू भीरू कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कोलेरू झील कहाँ स्थित है। वेयर इज द कोलेरू लेक सिचुएटेड। तो जो आंसर होगा वो होगा कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदियों के मुहाने के बीच स्थित है। दोनों नदियों के बीचों बीच स्थित है और इसी कारण से ये नदी के नाम के कारण से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन को समझ लिया है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी भी देरी नहीं हुई है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो अभी आने वाले हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और शेयर करके उन बच्चों तक खासकर ये पहुंचा दीजिए जिनके लिए बहुत ज्यादा ये वीडियो जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं, हम जानते हैं, हम अपने आसपास भी देखते हैं, हमारे पेज में भी बहुत से ऐसे बच्चे पढ़ते हैं कि उनके पास ये मटेरियल कलेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उनके पास ये मटेरियल आसानी से मौजूद उपलब्ध नहीं होते हैं।
तो उन बच्चों तक इन मटेरियल्स को, इन क्वेश्चन आंसर को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, आप ही ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को। त्रिपुरा की सबसे लंबी नदी का नाम लिखिए। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ त्रिपुरा। आंसर होगा हमारा त्रिपुरा की सबसे लंबी नदी का नाम है, क्या नाम है, तो गोमती नाम है उसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोला जा रहा है शिवालिक श्रेणियां कहाँ स्थित है। वेयर आर शिवालिक रेंजेस लोकेटेड। आंसर होगा हमारा हिमालय के दक्षिणी भाग में शिवालिक श्रेणियां स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कौन पर्वत श्रेणी थार मरुस्थल के पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। थार जो मरुस्थल है, रेगिस्तान राजस्थान में जो थार मरुस्थल है, उसका पूर्वी सीमा कौन सा पर्वत श्रेणी निर्धारित करती है। क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए। विच माउंटेन रेंज डज इंडिकेट द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट के जो पूर्वी भाग में जो आपका पहाड़ स्थित है या पर्वत स्थित है, उसका नाम है अरावली पर्वत। ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध पर्वत स्थित है और ऐसा भी कहा जाता है कि अरावली पर्वत के कारण से ही राजस्थान जैसा बहुत बड़ा एक बंजर भूभाग का निर्माण हो पाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है। उत्तरी सरकार तट के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। नेम अ पोर्ट ऑफ नॉर्थ सरकार कोस्ट। तो आंसर होगा विशाखापट्टनम, ये एक तरह का बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखिए। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम गोडविन ऑस्टिन बताया जा रहा है। ये थर्ड हाईएस्ट पर्वत चोटी है। इसके नीचे आपका आता है कंचनजंगा। कभी कभी बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि केटू जो है गोडविन ऑस्टिन वो सेकेंड है, कंचनजंगा लास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊपर आता है जो कि नेपाल में चला गया। कंचनजंगा नेपाल के निचले इलाकों में आता है जो कि लगभग इंडिया को भी टच करता है, पर फिर भी इसको हम लोग इंडिया का नहीं मानते। कंचनजंगा सेकेंड हाईएस्ट है और भारत का जो सबसे हाईएस्ट माना जाता है वो कंचनजंगा को भी माना जाता था, पर अभी हमारा गोडविन ऑस्टिन हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। भारतवर्ष में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखिए। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय सिचुएटेड इन इंडिया। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा जो भारत में स्थित है, ये सेकेंड हाईएस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जा रहा है। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल। तो दोडा बेटा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मरुस्थलीय प्रदेशों का नाम लिखिए। नेम द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया। आंसर होगा हमारा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जो है वो भारत का एक मरुस्थलीय प्रदेश का नाम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे पुराने पर्वत का नाम बताइए। जो ऐसा पर्वत जो सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पर्वत है और इसके सबसे ऊंची चोटी का भी नाम बताने बोला गया है। नेम द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया एंड नेम इट्स हाईएस्ट पीक। तो बहुत बार जब इस क्वेश्चन को आप लोग सुनोगे तो आपके मन में सबसे पहले तो यही सवाल आएगा कि माउंट एवरेस्ट सबसे या हिमालय जो है सबसे पुरानी है, पर ऐसा नहीं है। अरावली पर्वत इसका आंसर होगा। अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में है और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो गुरु शिखर है। ठीक है, और ये अरावली पर्वत ये जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। सबसे नया पर्वत श्रेणी कौन सा है भारत का। तो आंसर होगा हमारा भारत का जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है वो है महान हिमालय, द ग्रेट हिमालयस। क्वेश्चन नंबर 21 है इस प्रकार हमारा, भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप क्या है। नदी के ऊपर बना हुआ द्वीप। जैसे कि हम लोग द्वीप का मतलब समझते हैं कि वो स्थान, वो भूभाग जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, उसको हम लोग द्वीप कहते हैं, समुद्र में खासकर। लेकिन नदी द्वीप बोला जाने का मतलब हो गया वो भूभाग जो चारों तरफ से नदी के जल से घिरा हो, उसे नदी द्वीप कहेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ इंडिया। ये MP 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और हमारा आंसर होगा मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप जो है उसको हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे और ये भी बता दें आपको कि मांजुली द्वीप जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ एक सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अगर नदी पूछा जाएगा किस नदी पे मांजुली द्वीप है तो उसके आंसर में आप लोग बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है। सॉरी, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। ये MP 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा अनायमुड़ी। अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो है, नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत बताइए।
ये बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से, किस स्रोत से हुआ है। मेंशन द सोर्स ऑफ रिवर नर्मदा। MP 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकली है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। भारत के सबसे बड़े झरने का नाम लिखिए। ऐसा झरना जो सबसे बड़ा है। नेम द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। ये MP 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर होगा हमारा जोग या केसप्पा। ये सबसे बड़ा भी है और ये सबसे ऊंचाई पे स्थित भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। गंगा नदी के प्रवाह मार्ग के किस भाग में सर्वाधिक प्रदूषण पाया जाता है? ऐसा कौन सा भाग है गंगा नदी का जहाँ पे सबसे ज्यादा दूषित जल होता है? इन विच पार्ट ऑफ द कोर्स रिवर गंगा इज मैक्सिमम पोल्यूटेड। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डेल्टाई या वृद्धावस्था वाले भाग में। इसी भाग में ज्यादातर गंगा नदी दूषित दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर पर्वतीय भाग में अगर गंगा के जल में कुछ डाला जाए या मैदानी भाग में कुछ गंगा के जल में डाला जाए तो सभी चीजें वो बहाकर डेल्टाई अवस्था में, डेल्टाई भाग में लेकर चली आती है। उस भाग का तो सभी चीज बहकर आ जाता है, आगे बढ़ जाता है। इसी कारण से उस भाग में गंदगी उतनी नहीं दिखती, लेकिन गंदगी लोग करते ही है वहां पर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है। आपने इस वीडियो से कितने ज्यादा क्वेश्चन को सीखा, कितने नए नए क्वेश्चन को जाना, और हाँ, आपको रिवाइज करने में इसने किस तरह से मदद की। जितना ज्यादा आप हमसे जुड़ोगे, आप हमारे काम की सराहना करोगे, उतना ज्यादा ही हम आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। ये हम ऐसा करने से क्या होता है कि हमें एक हिम्मत मिलती है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, वर्षा जल संचय में भारत का कौन सा राज्य श्रेष्ठ है? Which state of India leads in rain water harvesting? MP 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और इस तरह से ये बेहद इंपॉर्टेंट भी है। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ये ऐसा राज्य, एकमात्र राज्य जो वर्षा जल को संग्रहित करता है, और करे भी ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा जल की संग्रहित करने की आवश्यकता भी पड़ती है। वर्षा का जल बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाता है और इन्हें इसी कारण से जल की वैल्यू का मतलब पता है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? दक्षिण भारत में कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे लंबी है? Which one is the longest river of South India? ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वह है गोदावरी नदी। और जल्दी जल्दी कमेंट करके हमें ये बताइए, एक क्वेश्चन आपके लिए भी, कि दक्षिण भारत की गंगा नदी किसे कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहते हैं? मेन गंगा नदी नहीं, वो तो उत्तर भारत में है ही। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी योजना का नाम बताइए। एक ऐसी नदी योजना जो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में संयुक्त रूप से चल रही है। नेम द कॉमन मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये MP 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा हमारा दामोदर नदी घाटी योजना। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको भी समझ लिया। और हमें कमेंट करके ये बताइए जल्दी से कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। शायद अभी मैंने कुछ देर पहले बताया भी था, आप बताओगे तो हमें अच्छा भी लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29। भारत के किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून पहले पहुंचती है? सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ पहुंचती है, पहुंचकर वर्षा भी कराती है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द साउथ वेस्ट मानसून विंड रीचेस फर्स्ट? MP 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा हमारा केरल। केरल में सबसे पहले मानसून पहुंचती है और वर्षा कराती है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, शीत मानसून का दूसरा नाम क्या है? शीत के मानसून का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विंटर मानसून? MP 2017 का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्व मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून। अगर भारत का नक्शा आप देखोगे तो दक्षिण पश्चिम की तरफ से जाने वाले हवाओं को दक्षिण पश्चिम मानसून करते हैं, और ये जब हवा जाती है तो सबसे पहले केरल में जाती है और केरल में सबसे पहले वर्षा कराती है। इसके बाद जब वहां से हवाएं चलती है उत्तर पूर्वी मानसून, तो उस समय भी ये पश्चिम बंगाल और आते समय तमिलनाडु में वर्षा कराती है। इस तरह से तमिलनाडु जाते समय मानसून का वर्षा होता है और आते समय भी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। गैसीय अवशिष्टों के उपचार के लिए किन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? Which instruments are used for the treatment of gaseous waste? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर तथा गोले ब्रश का प्रयोग। इसका प्रयोग करने से क्या होता है कि हम लोग जो मशीन में जो डायरेक्ट जो मशीन धुएं को छोड़ते हैं, उन मशीनों में हम लोग इसको फिट कर देते हैं, जो उन धुओं को रिफ्रेश करके बहुत से कचरों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ये मशीन, और फिर जाके धुएं को बाहर निकालता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को समझेंगे। वर्ज्य पदार्थ के जमा होने से क्या हानि होती है? वर्ज्य पदार्थ के जमा होने से क्या हानि हो सकती है? हो ही क्या सकता है?
या तो मिट्टी प्रदूषण होगा, या जल प्रदूषण होगा, या वायु प्रदूषण होगा, या किसी अन्य तरह का प्रदूषण होगा, लेकिन प्रदूषण तो जरूर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, दो कृषि अवशिष्टों का नाम बताइए। नेम टू एग्रीकल्चरल वेस्ट। आंसर होगा हमारा पुआल, गेहूं का डंठल। ये कृषि अवशिष्ट है, मतलब कृषि के बाद इसको छोड़ दिया जाता है। आज थोड़ी सी गले में खिचखिच है, खांसी है, इसके लिए माफ कीजिए अगर वीडियो बनाने में आपको दिक्कत हो रही है, वीडियो देखने में समझने में दिक्कत हो रही हो तो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आर्सेनिक किस प्रकार का अवशिष्ट है? विच टाइप ऑफ वेस्ट इज आर्सेनिक? आंसर होगा हमारा रासायनिक अवशिष्ट। आर्सेनिक एक तरह का रासायनिक केमिकल अवशिष्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। एक जैव रूप से विघटित होने वाले अवशिष्ट का नाम बताइए। जैव रूप से विघटित होकर एक अवशिष्ट बनता है, कौन सा ऐसा अवशिष्ट है, मतलब कचरा है। गिव एन एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आंसर होगा हमारा फलों और सब्जियों के छिलके। ये जैव रूप में होता है, मतलब ये तो एक तरह के फल होते हैं, फिर सब्जी होते हैं, और फिर जाके बनते हैं वेस्ट। डीडीटी का पूरा नाम या पूरा अर्थ क्या है? इसका पूरा अर्थ पूछा जाता है, ठीक है, कभी कभी। तो इसका आंसर देखते हैं। डीडीटी का पूरा अर्थ होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरेथिनिल है, मतलब इसका है, गलती से वहां पे लिख दिया गया है, इसके फुल फॉर्म को आप लोग याद कर लेंगे, हिंदी में ही नोट कर लीजिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन, ठीक है। नहीं अगर समझ में आया तो आप हिंदी में इसको जैसे जैसे हमने बोला उसको एक बार रिवाइंड करके बैक होके एक बार देख के लिख लीजिए, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। अगर आपको इंग्लिश स्पेलिंग याद करने में दिक्कत है तो आप इसको अच्छे से हिंदी में ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हैं, पर इंग्लिश में लिखने पे मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंप्रेशन अच्छा होगा, मार्क्स आपके अच्छे आ सकते हैं। और आगे बताया जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह सन 1972 से है प्रतिबंधित है, मतलब इसको बंद कर दिया गया, इसको रोक लगा दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में 1972 से ही। मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को समाप्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखोगे कि बहुत बार एक पीठ पे लोहे के बॉक्स को लेकर, प्लास्टिक के बॉक्स को लेकर, हाथों में एक जो पानी फेंकने वाला यंत्र होता है, मशीन होता है, उसको लेकर लोग आते हैं और आपके घर के पास उसको पंप करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, वो मच्छर मारने का एक उपचार करते हैं, तो इससे हमें भी बहुत ज्यादा हानि होती है। यही बात यहाँ पे साउथ जो नॉर्थ अमेरिका के लोगों ने समझ लिया, उसको बंद करवा दिया अपने देश में। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दो प्रधान ज्वारों और दो गौर ज्वारों के बीच समय का अंतर कितना रहता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन टू प्राइमरी और टू सेकेंडरी टाइड्स? एमपी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, और आंसर होगा हमारा, दो प्रधान या दो गौर ज्वारों के बीच 24 घंटे और 52 मिनट समय का अंतर होता है। इसको मैंने पहले भी आपको बताया है, और ये दो बार, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो 38 नंबर क्वेश्चन है वो है, दीर्घ ज्वार कब आते हैं? व्हेन डू समर टाइड्स ऑकर? तो आंसर होगा हमारा अमावस्या, जीरो मून और पूर्णिमा फुल मून के दिन दीर्घ ज्वार यानी सबसे अधिक ज्वार आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र प्रसारी शक्ति की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण शक्ति की अधिकता से कौन सा ज्वार आता है? Which tide occur due to excess of gravitational attraction of moon over its centrifugal force on the earth? तो प्रत्यक्ष या मुख्य ज्वार इसका आंसर होगा, डायरेक्ट और प्राइमरी टाइड। क्वेश्चन है 40 नंबर हमारा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की अपेक्षा केंद्र प्रसारित शक्ति। केंद्र प्रसारित शक्ति क्या होता है? तो किसी भी वस्तु को, अगर कोई चीज या कोई सेंट्रल चीज, कोई गोल चीज किसी वस्तु को अपने सेंटर से दूर रखने की कोशिश करिए तो केंद्र प्रसारी बल कहा जाता है। सेंटर की तरफ खींचने को गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, सेंटर से दूर करने को केंद्र प्रसारी बल कहा जाता है, केंद्र प्रसारी शक्ति कहा जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की अपेक्षा केंद्र प्रसारी शक्ति के अधिक होने पर कौन सा ज्वार आता है? Which tide occur due to excess of centrifugal force of the moon over its gravitational attraction on the earth? तो जो आंसर होगा वो होगा अप्रत्यक्ष या गौर ज्वार, सेकेंडरी टाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, एक ज्वार एवं एक भाटा के बीच कितने समय का अंतर होता है? एक ज्वार और एक भाटा का पूछा जा रहा है, दो ज्वार और दो भाटों का पूछा जाएगा तो अलग हो जाएगा, और एक ज्वार एक भाटे का पूछेगा तो अलग हो जाएगा। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द हाई टाइड एंड द लो टाइड? आंसर होगा हमारा 6 घंटे 13 मिनट का समय। 13 मिनट भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है तो 6 घंटे तो सब जगह देखेंगे आपको, लेकिन कभी कभी 13 मिनट को 31 मिनट करके भी बदल दिया जाता है, अलग अलग नंबरों से बदल दिया जाता है ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए, और इसमें हमको कंफ्यूज होने की बात तो है ही नहीं। 6 का डबल होता है 12, और 12 में एक जोड़ दिया गया तो हो गया 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक ज्वारीय नदी का नाम बताइए, नेम वन टाइडल रिवर। तो आंसर होगा हमारा गंगा और हुगली। ज्वारीय नदी का मतलब क्या होता है, तो अगर किसी नदी के स्तर पे, नदी के प्रवाह मार्ग में समुद्र का पानी ज्वार के जरिए अंदर आ जाए तो उसे ज्वारीय नदी कहा जाता है, उस नदी को ज्वारीय नदी कहेंगे। गंगा और हुगली नदी एक ज्वारीय नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, लहरों से महासागरीय जल में किस प्रकार गति होती है? विच टाइप ऑफ मोशन इज कॉज्ड ऑन ओशनिक वाटर ड्यू टू वेव्स? तो आंसर होगा हमारा दोलनात्मक गति, मतलब इधर से उधर जाने वाला गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, किस गति के कारण सागरीय जल में आवर्त चढ़ाव तथा उतार होता है? ड्यू टू विच मोशन पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑकर इन सी वाटर? तो आंसर होगा हमारा ज्वार भाटा के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, किन हवाओं के प्रभाव से, ऐसी कौन सी हवा है जिसके प्रभाव से क्यूरोसिया की धारा पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच विंड क्यूरोसियो करंट रिफ्लेक्ट ईस्टवर्ड्स? तो आंसर होगा हमारा पछुआ हवाओं के प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराएं किस दिशा में चक्र बनाती है? इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ओशन करंट्स मेक द करंट सर्कल इन विच डायरेक्शन? तो आंसर होगा हमारा घड़ीवत दिशा में, मतलब घड़ी जैसे चलता है उसी दिशा में ये भी चक्र बनाती है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तेज गति से चलने वाली धारा को क्या कहते हैं? जब धारा तेज गति से चले तो उसे क्या कहा जाएगा? व्हाट इज कॉल्ड स्विफ्ट मूवमेंट करेंट्स? तो उसको हम लोग स्रोत कहेंगे या स्ट्रीम कहेंगे। छोटी छोटी जल की धारा को भी स्ट्रीम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, किस धारा के प्रभाव से कनाडा के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है? पश्चिमी तट पर वर्षा होने का क्या कारण है? कनाडा का वो भी। विच ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ विच करंट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा रिसीव्स रेनफॉल? आंसर होगा हमारा उत्तरी प्रशांत प्रवाह के प्रभाव से कनाडा के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 49, इन धाराओं के ऊपर से गुजरने वाली हवाएं शुष्क होती है? द विंड ब्लोइंग ओवर विच करेंट्स बिकमिंग ड्राई? आंसर है हमारा इसका ठंडी धाराओं के ऊपर से। ठंडी धाराओं के ऊपर से अगर हवाएं गुजरेगी तो वो हवाएं क्या होगी? सूखी होगी। शुष्क होगी मतलब उसमें जल का अभाव होगा। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, न्यू फाउंडलैंड के समीप किन धाराओं के मिलने के कारण कोहरा उत्पन्न होता है? मतलब उनके मिलने से कुहासा उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग हिम दीवार भी कहते हैं। ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ विच करेंट्स डैशिंग फॉग कॉस्ट नियर द न्यू फाउंड लैंड? तो आंसर होगा हमारा गल्फ स्ट्रीम की धारा या लेब्राडोर की धारा। जब गल्फ स्ट्रीम की धारा और लेब्राडोर की धारा आपस में मिलती है तो एक हिम की एक बहुत बड़ी दीवार उत्पन्न हो जाती है, हिम दीवार जिसको कहते हैं। और इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अगले 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, किस धारा के प्रभाव से ब्रिटिश द्वीप समूह के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं? वहां का बंदरगाह कभी बंद ही नहीं होता। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ विच करंट द पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश आइलैंड रिमेन आइस फ्री थॉट आउट थ्रू आउट द ईयर? आंसर होगा हमारा गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा के प्रभाव से। जो ब्रिटिश द्वीप है, बंदरगाह है, वो साल भर खुले रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन से इसको भी कंप्लीट किया। हमने आपसे कहा था कि हम आपको अच्छे से तैयारी करवाएंगे और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि हम जितना कोशिश कर रहे हैं आप भी उतनी ही कोशिश करके अपनी पढ़ाई को पूरा करें। क्योंकि अगर हम कोशिश करेंगे और आप कोशिश करोगे तो अगर दोनों तरफ से बात इसी तरह से बनती रहेगी तब जाके हमारी कोशिश सफल होगी, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप आज भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर आप आज भी ये सोच के नहीं याद कर रहे हो कि याद करके क्या होगा, समय नहीं बचा, तो अभी भी इस समय भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा जो अभी बच्चे ये सोचते हैं कि यानी कि प्रैक्टिस करके क्या होगा या वीडियो को देखकर क्या होगा। अगर आप वीडियो को देखोगे, अगर इस वीडियो को ही देखते हो आप, तो आपका ध्यान एक टॉपिक पे रहेगा, आपका ध्यान अपने परीक्षा की तरफ रहेगा। लेकिन इसको छोड़कर अगर आप रील्स को देख रहे हो, आप फ्री फायर जैसे गेम खेल रहे हो, तो जरूर कहीं ना कहीं से आपका ध्यान उस गेम की तरफ जा रहा है, आप अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो। अभी भी समय है और ध्यान से पढ़ाई कीजिए। और हम इतना ही कहेंगे कि आप कैसे ही पढ़ाई कीजिए, लेकिन आपका परीक्षा अच्छा हो, इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम अपने अब नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपसे अब अपने अगले वीडियो सीरीज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।